everyone. I again welcome you on the online platform of Saraswati Academy. As you know, I am Sandeep Sharma और हम लगातार अपना इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ, टॉपिक्स के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ और लगातार हम एक एक करके टॉपिक्स को सीखते जा रहे हैं। हमने टेंसेज को पूरा कवर कर लिया, लगभग 8-9 वीडियो में हमने जाके टेंसेज को कंप्लीट किया था। 4-5 घंटे की क्लासेज हैं टेंसेज की, हमने वॉइस को कंप्लीट कर लिया। तीसरा टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है कि आप हरियाणा एसएससी या कोई भी एग्जाम है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस की वीडियो है। यहाँ आपको साइड में सेंटेंसेस दिखेंगे और उन सेंटेंसेस का मैं साथ साथ आपको टैग्स बताता चला जाऊँगा कि किस वीडियो में किस सेंटेंस में कौन सा टैग लगेगा। मैं सेंटेंस बोलता हूँ एक एक करके और फिर हम टैग्स लगाते चले जाएंगे, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो है आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। देखिए पहले सेंटेंस में दोस्तों मैंने बताया था कि अगर कभी भी आई एम हमारा सब्जेक्ट है, अगर कभी भी हमारा सब्जेक्ट आई है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है एम, तो इसके साथ जो टैग लगता है वो लगता है आरंट आई। ये मैंने इंपॉर्टेंट में लिखवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पहला ही सेंटेंस आपके सामने है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई के साथ आर का प्रयोग होता है, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, दूसरे में लिखा हुआ है आई डोंट। हमें केवल इतने की जरूरत होती है, आई डोंट। ये लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, आई डोंट राइट लेटर। तो यहां से आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है डू। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। और सेंटेंस में नोट आया हुआ है तो इसका मतलब टैग में नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा? डू आई। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा सेंटेंस है आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। यहां लिखा हुआ है आई डिड नॉट, डिडंट लिखा हुआ है, इसका अर्थ है डिड नॉट, यानी टैग में नोट नहीं लगेगा। यहां से हेल्पिंग वर्ब ली डिड और उसके साथ लगा दिया आई, डिड आई। तो दोस्तों आई के केस में केवल एम वाला ही याद रखना है, बाकी तो सारे सिंपल ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ सेंटेंस है इट इज वेरी कोल्ड। बस इतने की ही जरूरत है हमें, बाकी उधर लिखा हुआ है इट इज वेरी कोल्ड। तो यहां से आपने देखा कि इज है, इज के साथ मैं नोट लगाऊंगा तो बनेगा इजंट और लास्ट में आ जाएगा इट। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, फिफ्थ सेंटेंस है हमारा यू हैवंट ईटन एनीथिंग। यू हैवंट ईटन एनीथिंग। हमें जरूरत है केवल सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की। तो यहां पर है यू हैवंट, यानी सेंटेंस में नोट है तो टैग में नहीं आएगा, आ जाएगा हैव यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी डजंट ड्राइव केयरलेसली। सी डजंट ड्राइव केयरलेसली। यहां है सी डजंट और यहां पर डजंट है तो इसका मतलब इधर नोट नहीं आएगा, ये हो जाएगा डज सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई हैव कॉल्ड अप हिम। आई हैव कॉल्ड अप हिम। आई हैव, तो क्या बनेगा? हैव के साथ नोट लगाऊंगा हैवेंट और लास्ट में आई। सेंटेंसेज को आप इधर देखते रहिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई हैव कॉल्ड हिम अप। यहां से हमें केवल 2 शब्दों की जरूरत है, आई की और हैव की। यहां से हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है हैवेंट और आई को ऐसे कैसा लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, एट्थ में लिखा हुआ है उधर द बॉयज आर क्वाइट बोस्ट्रियस। द बॉयज आर क्वाइट बोस्ट्रियस दिख रहा होगा आपको, एट्थ सेंटेंस, द बॉयज आर क्वाइट बोस्ट्रियस। तो यहां पर क्या है? द बॉयज और आर।
अब आर से तो आरंट आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर यह याद रखना है कि बॉयज के लिए हमें क्या प्रयोग करना है, हम प्रयोग करेंगे दे का। अगर कोई भी शब्द ऐसा है जो प्लूरल है और लिविंग है तो उसके लिए दे का प्रयोग करना है। सिंगुलर है और लिविंग है तो मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, 9th है, माई फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट। अब इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना। इधर लिखा हुआ है माई फ्रेंड राम। देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, माई फ्रेंड और राम जो प्रयोग हुआ है वो एक ही इंसान के लिए प्रयोग हुआ है, यानी एक ही इंसान है जो मेरा दोस्त भी है जिसका नाम राम है। यानी यहां से आप देखेंगे कि ये एक ही व्यक्ति है, दो नहीं है। कभी आप समझे कि माई फ्रेंड अलग है और राम अलग है। उसके बाद लिखा हुआ है इज, तो टैग क्या बनेगा, टैग बनेगा इजंट ही, इजंट ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, omnipresent and omniscient. God is omnipotent, omnipresent and omniscient. हमने देखा कि हमारे काम का केवल क्या है, God is, केवल क्या है, God is। अब यहां पर एजेंट तो आपने लिख दिया। एजेंट के बाद अब हमारे सामने क्वेश्चन बचता है कि गॉड के लिए हम किसका प्रयोग करें, गॉड के लिए इट का प्रयोग करें या गॉड के लिए ही का प्रयोग करें। तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, गॉड को हम लिविंग ही मानेंगे। यहां पर क्या आएगा, एजेंट ही। बताइए आपको यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 11th सेंटेंस उधर लिखा हुआ है, 11th सेंटेंस में है द मॉब, द मॉब किल्ड। बस हमें तो केवल इतने की जरूरत है, बाकी आगे लिखा हुआ है द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। भीड़ ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मार दिया, किल कर दिया। अब यहां पर हमारे पास एक तो शब्द है मॉब, मॉब होता है भड़की हुई भीड़। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड मॉब। क्राउड का मतलब होता है भीड़, मॉब का मतलब होता है भड़की हुई भीड़। जैसा हिसार में अभी हुआ, जैसा जींद में हुआ, भड़की हुई भीड़, भड़की हुई भीड़ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया। अब यहां से पहले तो हमें निकालना है वर्ब, वर्ब निकलेगी डिड। कैसे निकलेगी, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो आप यहां लिख देंगे डिडंट। ये तो बात क्लियर हो गया। अब हमें जानना है कि मॉब के लिए क्या लिखें। आपके मन में होगा सर भीड़, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, प्लूरल है। बट जब कोई चीज अनकाउंटेबल होती है, ऐसा कोई शब्द जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसके बारे में मैं काफी लंबी चौड़ी बात करूंगा। हमारा एक टॉपिक आएगा नाउन, जिसमें मैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल केवल इसी चीज पे जोर रखूंगा। एक टॉपिक आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें मैं हर बात काउंटेबल अनकाउंटेबल से लेके चलूंगा। तो अभी के लिए, अभी आपको यह समझना है कि ये मॉब जो है, भीड़, भड़की हुई भीड़ जो है, ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसके लिए प्रयोग होगा इट। किसका प्रयोग होगा, इट का। इतना तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे आगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भीम वॉज अ ग्लूटो। अच्छा, ग्लूटो क्या होता है, भीम वॉज अ ग्लूटो। ग्लूटो होता है पेटू, जो ज्यादा खाता हो। अब यहां पर हमें ग्लूटो वर्ड से कुछ नहीं लेना, हमें देखना है भीम और वॉज, भीम और वॉज। यहां पर आया भीम और वॉज, वॉज के अनुसार लगा देंगे वोजेंट, और लास्ट में भीम के लिए आ जाएगा ही। भीम के लिए क्या आ जाएगा, ही। नेक्स्ट है वी सी, वी सी
आगे आप सेंटेंस देखिए, वी सी समन्टेबलिस्ट्स इन द मूवी वेरी ऑफन। वी सी समन्टेबलिस्ट्स इन मूवी वेरी ऑफन। यहां पर लिखा हुआ है वी सी, और सी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? डू। तो यहां पर हो जाएगा डोंट और लास्ट में वी के लिए वी, ऐसे कैसा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में लिखा हुआ है भगत सिंह वॉज अ मार्टियर। तो क्या बना? भगत सिंह और वॉज, भगत सिंह वॉज। अब यहां पर वॉज है तो वॉज से बन गया वॉजेंट, और भगत सिंह के लिए हम लिख देंगे ही क्योंकि सिंगुलर है, वॉजेंट ही। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर पे आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, वी सी कंजरियस इन सर्कस। वी सी। अब फिर बिल्कुल 13 सेंटेंस जैसा हो गया। यहां पर सी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब डू। डू के साथ नोट लगाया डोंट और लास्ट में आ गया वी। 16 नंबर काफी आसान आपको लग रहा होगा, बहुत आसान। मैंने टेलीग्राम पे ये डाल भी दिया था, आपने प्रैक्टिस किया भी होगा। फिर भी अगर आपका किसी सेंटेंस में कोई डाउट बचे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है कि मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूं। अगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता तो फिर मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। देखते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस नंबर 16। यहां लिखा हुआ है अस्थमा इज, और इज के बाद नोट भी लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से देखें, यह सेंटेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है अस्थमा इज नोट, यानी सेंटेंस पहले ही नेगेटिव है। अब इधर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। टैग में नोट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज। और अस्थमा जो है ये एक बीमारी का नाम है, अस्थमा बीमारी है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इट का, इज इट। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, वी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर। इधर ही है। वी यूज्ड टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस। अभी तो एपिडेमिक ही तो चल रहा है, कोरोना एपिडेमिक, महामारी। पहले हम महामारी देखते थे गांव में, तो यहां हो गया वी यूज्ड टू सी। अच्छा, यहां बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि सी तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यूज्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस यूज्ड के अनुसार लगाना है, सी के अनुसार लगाना है टैग, तो यूज्ड के अनुसार लगाना है। और यहां क्या हो जाएगा? डिडंट वी। डिडंट वी, सब्जेक्ट वी है तो वी के अनुसार। नेक्स्ट है संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पेनेशिया। इस सेंटेंस को आप एक बार और पढ़िए। मैंने तो लिख दिया कि संजीवनी वॉज, लेकिन जो सेंटेंस यहां लिखा हुआ है उस सेंटेंस को आप एक बार पढ़िए। संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पेनेशिया। पेनेशिया होता है रामबाण। अब संजीवनी किसी औरत का भी नाम हो सकता है, संजीवनी किसी हॉस्पिटल का भी नाम हो सकता है, संजीवनी किसी दवाई का भी नाम हो सकता है, संजीवनी तो एक बूटी भी थी। तो संजीवनी जब पेनेशिया, संजीवनी एक रामबाण है, तो यहां पर संजीवनी का मतलब क्या हुआ? यहां संजीवनी का मतलब हुआ एक ऐसी दवाई जो हर बीमारी का इलाज हो। तो यहां किसकी बात हुई? दवाई की, मेडिसिन की। तो संजीवनी के लिए सी नहीं, इट का प्रयोग होगा और फिर आगे लगेगा वाजंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉगियस इन शेक्सपियर्स प्लेज। वी फाइंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। क्या आएगा? डू। इधर हमने लगाया डोंट वी। बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं
और उन क्वेश्चंस में से आपको केवल ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया तो फिर टैग लगाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, या तो इधर नोट लगेगा या इधर नोट लगेगा। कुछ सेंटेंसेस जैसे होते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी होता है तो फिर वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम पहुंचते हैं सेंटेंस नंबर 20। अब पढ़िए तब तक। सेंटेंस नंबर 20 लिखा हुआ है, वी हैडंट गॉट रेम्यूनरेशन। तो हमने यहां से देखा कि हमारे काम का क्या है। सेंटेंस नंबर 20 हमारे काम का है केवल वी और हैडंट। वी और हैडंट, केवल इतना शब्द हमारे काम का है। हमने देखा इधर नोट है तो इधर नोट नहीं आएगा, हैड लिखा और उसके बाद वी, ऐसे कैसा? बताइए ये बात क्लियर हुई या नहीं। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इज, पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी हैज बीन बैन इन मैनी कंट्रीज। तो यहां पर पॉलीगैमी इज, अब आप बताइए आप पॉलीगैमी को क्या मानेंगे? पॉलीगैमी के लिए आप इट का यूज करेंगे, पॉलीगैमी के लिए आप दे का यूज करेंगे, या आप पॉलीगैमी के लिए किसका यूज करेंगे? सॉरी, यहां हैज बीन है, आप देख रहे होगे पॉलीगैमी हैज बीन। 21 सेंटेंस पॉलीगैमी हैज, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा? देखिए हैज से बनेगा हैजंट, बड़ा सिंपल है, नोट लगाया क्योंकि इधर नोट नहीं था, इधर नोट होता तो उधर नहीं लगता टैग में, ये मैं टैग लगा रहा हूं इधर। तो क्या बनेगा? पॉलीगैमी, और पॉलीगैमी के लिए हम यूज करेंगे इट, हैजंट इट। क्यों? क्योंकि पॉलीगैमी को भी फिर उसी कैटेगरी में हम काउंट करेंगे, अनकाउंटेबल। इसको कौन सा काउंट करेंगे? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है 22 चार्ल्स सोब्राज। चार्ल्स सोब्राज वॉज एन इंस्पेक्टर, यही लिखा हुआ है। चार्ल्स सोब्राज वॉज एन इम्पोस्टर, सॉरी इंस्पेक्टर नहीं, इम्पोस्टर। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां पर है वॉज, वॉज से बनेगा वॉजंट, और चार्ल्स सोब्राज एक व्यक्ति का नाम है तो ही, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है हिंदू प्रैक्टाइज आइडोलेट्री। हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। हिंदू प्रैक्टाइज, प्रैक्टाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? डू। क्योंकि अब आपके सामने ना एक क्वेश्चन होगा कि हिंदू प्लूरल है या सिंगुलर है। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये सिंगुलर होगा तो यहां पर एस या ईएस लगा मिलेगा वर्ब के साथ। तो यहां पर अगर एस लगा हुआ होता प्रैक्टिसेस तो सिंगुलर होता। अब तो हमें ये पता है, वी आर श्योर कि ये क्या है? प्लूरल है। अब यहां मैंने लिखा डोंट, और फिर हिंदू के लिए क्या लिख देंगे? दे। क्लियर है? हिंदूज है इधर, इधर हिंदूज है, हिंदूज प्रैक्टिस। नेक्स्ट है माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रियस। माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रियस। तो यहां पर है माई नेफ्यू और ये है इज, तो हम टैग लगाएंगे इजेंट ही। नाइस होता तो सी, भतीजी नाइस। अभी है नेफ्यू भतीजा तो ही लगा देंगे हम। 25 देखिए, 25 है ही इज ए पेसिमिस्ट। हमें केवल दो ही शब्दों को देखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। यहां से मैंने किया इजेंट और आ गया ही।
क्लियर हुआ है इतना? 25 सेंटेंस हम कर चुके हैं और अभी हमें 15-20 मिनट हुई हैं। यानी क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करने में भी, समझने में भी, पेपर में भी आप इसको ढूंढोगे। बस आप इस प्रैक्टिस को बार बार देखिए। कहीं भी आपको क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस मिलते हैं, वहां से उठाइए, टैग लगाइए। कोई डाउट आए तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में लिखिए। आपको हमारी जो ये वीडियोज हैं ये फेसबुक पर भी मिलती हैं, वहां भी फॉलो कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। अगर कोई आपका साथी इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके पेरेंट्स को बताइए कि हाँ, यहां क्लासेस बहुत अच्छी आ रही हैं, इसको बोलिए कि ये उसमें देखे। कई बार क्या होता है कि माता पिता की मजबूरी होती है कि वो पैसे पे नहीं कर सकते और बच्चे उन मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। तो पेरेंट्स को बताइए कि जब कोई चीज फ्री में आपके पास अवेलेबल है, व्हाई टू पे द मनी। ज्यादा सोचने की जरूरत है। अब आप लोगों को सोचने की जरूरत क्या है कि क्यों ये टीचर लगे हुए हैं आपके साथ, क्यों ये एकेडमी लगी हुई है। इसलिए लगी हुई है कि देश में समस्या है। 1965 का जब युद्ध चल रहा था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, के किसान तो खेतों में अनाज उगाइए, अनाज की कमी नहीं रहनी चाहिए, और जवान जाके लड़िए। आज भी एक वैसी ही समस्या है। आज बाहरी युद्ध नहीं है, आज युद्ध है उस वायरस से जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। उस युद्ध के अंदर अगर हमें जीतना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, सरकार के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए। विश्व एकम कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, इस नारे के साथ हमें पूरे विश्व के लिए काम करना पड़ेगा। हर किसी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन को प्रमोट कीजिए, ये नहीं कि उसके प्रति नेगेटिविटी फैलाइए गांव में। लोकल एरियाज में क्या है, अक्सर एक छोटी सी अफवाह चल जाती है, अरे वैक्सीन लगवाने से तो ये हो गया, वैक्सीन लगवाने से तो ये हो गया। और जो हमारे भाई बंधु कम पढ़े लिखे हैं वो इन अफवाहों पर विचार करने लग जाते हैं। उनको समझाइए कि देश के जो साइंटिस्ट या विदेशों के जो साइंटिस्ट इतने पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ये वैक्सीन बनाई, शायद वो हमारे से ज्यादा जानते होंगे। मानवता बचाने वाले मानवता को खत्म करने की नहीं सोच सकते। तो थोड़ा सा इस विषय में ध्यान दीजिए। और इस मुश्किल के दौर में जब आपको सब कुछ आपके घर बैठे मिल रहा है तो पढ़िए। एग्जाम्स पक्का होने हैं, अगस्त सितंबर में आपको एग्जाम्स हरियाणा में देखने को मिलेंगे। तब तक अपने आप को खूब प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप तब जागने की सोचते हैं जब कोई एग्जाम अनाउंस हो जाता है। उनको बरसाती मेंढक कहा जाता है जो केवल एग्जाम के समय प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन तो पहले ही रहनी चाहिए। ऐसा ना करें कि देश में जब युद्ध है तो सेना की जरूरत है, सेना बनानी पड़ेगी, जैसे पहले राजा करते थे। और जब युद्ध की जरूरत नहीं है तो फिर सेना की कोई जरूरत नहीं, युद्ध नहीं है तो सेना की कोई जरूरत नहीं। सेना के जो सैनिक हैं वो हमेशा तैयारी करते हैं, हमेशा हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। आप भी ये मानिए कि आपका जो ये परीक्षा रूपी युद्ध है ये कभी भी प्रारंभ हो सकता है। उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जो हथियार आपने छोड़ दिए थे उन हथियारों को दोबारा उठा लीजिए। वो हथियार हैं पुस्तकें, वो हथियार हैं ये यूट्यूब, वो हथियार हैं ये क्लासेस। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ना तो आपका अफवाहों पे ध्यान रहेगा, ना आपका बीमारी पे ध्यान रहेगा। आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़िए और इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर दीजिए कि जैसे ही कोई एग्जाम आए तो केवल सिलेक्शन नहीं, हरियाणा में टॉप रैंक का सिलेक्शन आपको मिले। जो विभाग आप चाहें वो विभाग आपको मिले, जो पद आप चाहें वो पद आपको मिले। इतना प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रैक्टिस में हम आपके साथ हैं।
पूरी सरस्वती एकेडमी की टीम आपके साथ है, सरस्वती एकेडमी आपके साथ है। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि पर्सनली हम एक दूसरे से, हर एक बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। देखिए यहां पर नेक्स्ट है हमारा 26th, एवरीवन हैज। अब ये है इंपॉर्टेंट, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया भी था। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, यहां पर हैज आया हुआ है और यहां पर एवरीवन। एवरीवन वैसे तो सिंगुलर ही होता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन टैग्स की तो एवरीवन प्लूरल बन जाता है और इसके लिए यूज होता है सब्जेक्ट दे। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं। और यहां पर हैज का बन जाएगा हैव, हैवंट। अब ये हैव क्यों बना? क्योंकि दे के साथ हैज का प्रयोग नहीं हो सकता, दे के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। नेक्स्ट 27 सेंटेंस। 27 में अभी लिखता हूं मैं, आप तब तक रीड कीजिए सेंटेंस को और मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या है। देखिए बड़े ध्यान से। नेक्स्ट सेंटेंस है द मॉब हैज लाइंस्ड द थिप। 27th, द मॉब हैज, उधर लिखा हुआ है सेंटेंस आपके पास, द मॉब हैज। यहां पर हमने देखा है कि हैज है, इसका मतलब मॉब भी सिंगुलर वर्ड है, इसके लिए मैं लगाऊंगा हैजंट और इधर मैं लिखूंगा इट। मॉब के लिए पहले भी एक सेंटेंस मैं आपको करा चुका हूं, सेंटेंस नंबर था हमारा, इट वाज 11th सेंटेंस मैं आपको करा चुका हूं मॉब के लिए पहले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 28th, द ऑडियंस हैव। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि ऑडियंस सिंगुलर है या ऑडियंस प्लूरल है। हैव आ गया तो इसका मतलब प्लूरल ही है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? हैवेंट दे, हैवेंट दे। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, हैवेंट दे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 को आप करेंगे, करिए, लिखिए फटाफट कमेंट में, फिर बताऊंगा मैं, कमेंट में लिखिए फटाफट क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए ये लिखा हुआ है हैव सम मोर टी, ये लिखा हुआ है। यहां पर हैव आया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो वो क्या है? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव का तो मैंने आपको टैग बिल्कुल क्रैम करवा दिया था, बिल्कुल रटवा दिया था। वो क्या होगा? विल यू, या फिर आप लगा सकते हैं वॉन्ट यू। हैव सम मोर टी, विल यू या वॉन्ट यू, लिख तो आप दोनों सकते हैं। कुछ चाहे और लीजिए कि आप लेंगे कि आप नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से इस वॉन्ट वाले को कभी ना यूज करें। संस्कृति के हिसाब से पेपर में आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में यह कहा जाता है कि अगर हमने किसी को कहा कि आप नहीं लेंगे तो इसका मतलब हम उस इंसान को देना ही नहीं चाहते। समझ में आया ना? अगर आपने किसी से पूछा कि क्या आप चाय नहीं लेंगे, तो सामने वाला ये सोचेगा यार पिलाना नहीं चाहता, जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो इस बात पे ध्यान दें। नेक्स्ट देखिए 30th हमारा सेंटेंस है वेट फॉर मी, बिल्कुल सेम, वेट फॉर मी। यहां आया हुआ है वेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वही विल यू या फिर वॉन्ट यू, दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपका मन करे दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, ये भी इंपेरेटिव ही है, लेट्स से शुरू होने वाला। इसमें क्या करेंगे? अस, लेट्स का मतलब है अस,
अस से सब्जेक्ट बन जाएगा विल, वी के साथ सेल या फिर शांट वी, दोनों में से कोई भी ठीक है। ये बिल्कुल सेम तीनों ही इंपेरेटिव से हैं। आप क्वेश्चन टैग का इंपेरेटिव वाला वीडियो जो सेकंड वीडियो है वो देख लेना, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों आया। नेक्स्ट देखिए, अगले जो दो तीन सेंटेंस हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं। मैं आपको कराऊंगा 38 तक, 39 और 40 आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और नहीं तो फिर अगली वीडियो में मैं उनके आंसर्स बता दूंगा, या फिर मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा कि उनके आंसर क्या है। देखिए ध्यान से, हम कर चुके हैं 31, टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे 40, 31 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए ध्यान से, अगले 3-4 सेंटेंसेज आपको समझने की जरूरत है। अगला जो सेंटेंस है 32, उसमें लिखा हुआ है ही हैज बेयरली, ये लिखा हुआ है, और फिर बेयरली के बाद एनीथिंग भी लिखा हुआ है। मेन मुख्य ये सेंटेंस समझने का है। क्यों समझने का है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बेयरली नेगेटिव वर्ड है, यानी इसके साथ टैग जो लगेगा वो पॉजिटिव टैग लगेगा। टैग क्या होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखनी है आपको बात। उसके बाद इस एनीथिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें देखना है केवल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है हैज। तो हम क्या लिखेंगे, फटाफट से हम टैग लगाएंगे और टैग बन जाएगा हैज ही, ऐसे कैसे, ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अब यहां नोट क्यों नहीं आया, क्योंकि बेयरली नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए 33, somebody entered, ये लिखा हुआ है। somebody entered the room है वैसे तो, बट हमारे लिए केवल ये दो ही शब्द। entered वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी did, और somebody प्लूरल हो जाता है, इसके लिए आ जाएगा दे। तो टैग क्या बनेगा, दे, डिडंट दे, ये टैग बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस समझने के हैं, बहुत ज्यादा समझने के हैं। आप ध्यान से इनको समझेंगे। आपने सेंटेंस तो मेरे हिसाब से पढ़ ही लिए होंगे, सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस क्या है, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें लगाना है टैग। अब देखो दोस्तों, मैं क्या बात सोच रहा हूं, क्या उस पर आपकी सहमति असहमति काम करेगी। मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूं पूरे हरियाणा को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ताउम्र पढ़ाऊं, और मैं आपसे पूछूं क्या नहीं सोच रहा हूं, आप कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं, मेरे मन के क्या बात है, मेरे दिमाग के अंदर क्या बात है, वो सब बातों के टैग आप नहीं लगा सकते। अगर सेंटेंस में आता है आई थिंक, आई फील, इट अपीयर्स टू मी, तो फिर इन सब के बारे में आप सहमति असहमति नहीं दे सकते, इन पे टैग आप नहीं लगा सकते। आप टैग लगा सकते हैं यू आर राइट पे, तो टैग क्या बनेगा, यू आर से बनेगा, एंड दैट वुड बी आरंट यू। आई थिंक यू आर राइट, आरंट यू। नेक्स्ट देखिए, ये था हमारा नंबर 34। 35 देखिए, 35 में है आई फील, बिल्कुल सेम, ही इज हंग्री, तो आई फील का नहीं बनेगा, किसका बनेगा, ही इज हंग्री, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इजंट ही। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मैनी बॉयज, देयर आर मैनी बॉयज, यहां रूल समझना है, अगर कोई भी सेंटेंस देयर से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद रियल सब्जेक्ट होता है,
हेल्पिंग वर्ब के बाद रियल सब्जेक्ट होता है, यानी इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है मैनी बॉयज, ये लगेगा आरंट दे, ये नहीं कि आरंट देयर। आर के लिए आरंट और मैनी बॉयज के अकॉर्डिंग लगेगा दे, ना कि आप इस देयर को लगाएंगे। इस बात पे विशेष ध्यान रखना है, ये सेंटेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आप लिख भी लेंगे। देयर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद आने वाला शब्द, जैसे मैंने कहा देयर इज अ पेन, देयर आर 4 बॉयज, तो देयर इज अ पेन, इज का प्रयोग हुआ है पेन के अनुसार। देयर आर 4 बॉयज, बॉयज के अनुसार आर लगा है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो आर लगा है मैनी स्टूडेंट्स के अनुसार, और उस मैनी बॉयज इसके अनुसार यहां लग जाएगा दे। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्या है? नोबडी बोदर्स, नोबडी बोदर्स। 38th, इट हार्डली रेन्स हियर। 39 और 40 आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और फिर मैं पिन कर दूंगा कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए नोबडी में एक बात क्लियर है कि नो आया हुआ है, इसका मतलब टैग लगेगा पॉजिटिव, और नोबडी के लिए हम सब्जेक्ट बनाते हैं दे। यहां लिख देता हूं मैं इसको, यहां समझाता हूं। नोबडी के लिए सब्जेक्ट बनेगा दे, यहां लिखा हुआ है बोदर्स। बोदर्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी यहां बनना चाहिए डज। तो क्या दे के साथ डज आ सकता है? नहीं, तो क्या बनेगा? डू दे। समझ आया? नोट क्यों नहीं आया? क्योंकि नो तो यहां ऑलरेडी आ गया। नो आ गया तो नोट टैग में नहीं आएगा, पहली बात। नोबडी आ गया तो ये प्लूरल होता है टैग में, इसके लिए दे लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया तो उसके लिए डज लगता है, पर दे के साथ डज नहीं आ सकता, इसलिए क्या आया है? डू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है, इट हार्डली रेन्स हियर। तो यहां भी आपको 2 रूल्स मिला के दिए गए हैं। रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस डज, और हार्डली नेगेटिव वर्ड, इसलिए नोट नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? डज इट। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन टैग्स की प्रैक्टिस। 38 सेंटेंसेज मैंने आपको कराए, टोटल 40 सेंटेंसेज हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, मैंने जल्दी काफ़ी जल्दी कराया क्योंकि ये आसान है टॉपिक और स्पीड मांगता है। एसएससी HSSC स्पीड मांगता है, तो इसलिए अगर आपको डाउट लगे कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में डालिए, और आप हमें हर जगह फॉलो कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक वीडियो पे कमेंट कीजिए, जिससे कि हम सभी का हौसला जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।